नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन जिसकी गूंज आज लिखी जाने वाली लगभग हर सेल्फ हेल्प किताब में सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं जेम्स एलन की 1903 में आई किताब एज अ मैन थिंकeth की। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस छोटी सी किताब से निकले उन 7 बड़े सबकों को खोजना जो एक बेहतर जिंदगी और कह सकते हैं कि एक बेहतर सोच की नींव रख सकते हैं। और इस चर्चा की सबसे दिलचस्प बात यही है कि हम 1903 के एक नक्शे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज भी पूरी तरह से सटीक है। हाँ, ये दिखाता है कि इंसान की जो बुनियादी प्रोग्रामिंग है, उसके मन का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इतने सालों में बदला नहीं है, भले ही हमारे आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल गई हो। बिल्कुल। तो इस सफर का पहला पड़ाव और शायद सबसे जरूरी सबक है, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। एलन कहते हैं कि इसे या तो हम सोच समझकर संवार सकते हैं या फिर इसे यूं ही जंगली उगने के लिए छोड़ सकते हैं। मुझे ये तुलना बहुत शक्तिशाली लगी। हाँ, है भी। क्योंकि अगर हम इसमें जानबूझकर अच्छे काम के बीज नहीं डालेंगे तो बेकार की खरपतवार तो अपने आप उगी आएगी। इसका मतलब साफ है, हमारी जिंदगी हमारे अंदरूनी विचारों का ही आईना है। हम जो भी हैं, जहां भी हैं, वो हमारे विचारों का ही नतीजा है। और दिलचस्प बात यह है कि 1903 में जेम्स एलन जिस मन के बगीचे की बात कर रहे थे, वो आज की न्यूरोसाइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही एक तरह से सरल रूप है। अच्छा। हमारा दिमाग सचमुच हमारे विचारों के हिसाब से बदलता है, नए रास्ते बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे बगीचे में बार बार चलने से पगडंडियां बन जाती हैं। हर नकारात्मक सोच एक खरपतवार है और हर सकारात्मक समाधान खोजने वाली सोच एक उपयोगी बीज। तो ये सिर्फ एक फलसफा नहीं बल्कि विज्ञान भी है। इसका मतलब हुआ कि हमारी आज की परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारे पुराने विचारों की ही फसल हैं। हाँ, और यहीं पर जिम्मेदारी की बात आती है। बिल गेट्स का एक विचार है कि अगर कोई गरीब पैदा होता है तो ये उसकी गलती नहीं, लेकिन अगर वो गरीब मरता है तो ये उसी की गलती है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन इसका सार यही है कि हमारे पास अपने मन के बगीचे को बदलने की ताकत है। हम शिकायत करने वाली खरपतवार को उखाड़कर मेहनत और सीखने के बीज बो सकते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है। और ये बगीचा सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर पर भी सीधा असर डालता है। और यहीं से हम दूसरे सबक पर आते हैं। बिल्कुल। शरीर मन का सेवक है। किताब कहती है कि शरीर हमारे मन के दिए गए आदेशों का चुपचाप पालन करता है। हाँ, गलत और डरावने विचार इसे बीमारी की तरफ ले जाते हैं और खुश और मजबूत विचार इसे सेहत की ओर। इस बात को समझाने के लिए किताब में 2 किरदारों का जिक्र है। एक है जिम, जो हमेशा दुखी और थका हुआ महसूस करता है और उसका शरीर भी वैसा ही दिखता है। और दूसरा है क्लार्क, जो खुश और ऊर्जा से भरा है और वो शारीरिक रूप से भी फिट है। फर्क सिर्फ उनकी सोच का है। जिम का जो भीतरी संवाद है वो कुछ ऐसा है, आज कसरत करने का मन नहीं है, बहुत थकान है, एक बर्गर खाने से क्या हो जाएगा। जबकि क्लार्क की सोच अलग है। वो सोचता है, हाँ, कसरत करना मुश्किल है, पर इसके बाद जो ताजगी और ताकत महसूस होती है वो कमाल की है। ये मेरे शरीर के लिए एक निवेश है। तो यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लार्क सिर्फ मैं फिट हूँ सोचने से फिट नहीं हो जाता, बल्कि उसके विचारों से उन कामों की तरफ ले जाते हैं जो उसे फिट बनाते हैं, जैसे कसरत करना, अच्छा खाना। और जिम के विचार उसे सोफे पे बिठाए रखते हैं। बिल्कुल। मतलब विचार सीधे शरीर को नहीं बदलते, विचार उन आदतों को जन्म देते हैं जो शरीर को बदलती हैं। सही। और ये हमें सीधे तीसरे सबक पर ले आता है, जो शायद इस पूरी किताब का इंजन है। हाँ, कह सकते हैं। विचार आदत बनते हैं और आदतें परिस्थितियां। ये एक सीधी सी चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। थॉट क्रिस्टलाइजेज इनटू हैबिट एंड हैबिट सॉलिडिफाइज इनटू सर्कमस्टेंस। यानी एक ही विचार को बार बार सोचने से वो आदत बन जाता है, और जब वो आदत लंबे समय तक चलती है तो वो हमारी जिंदगी के हालात तय करती है। जैसे किताब का लेखक अपना उदाहरण देता है कि वो रोज अपने YouTube चैनल को बड़ा बनाने के बारे में सोचता है। ये विचार उसे वीडियो बनाने की आदत डालने पर मजबूर करता है, और इसी आदत का नतीजा है कि उसका चैनल बढ़ता है। विचार हटा दो, आदत टूट जाएगी और नतीजा बदल जाएगा। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में आदतें बनाना या तोड़ना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। क्या इस बारे में किताब में कुछ व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं? हाँ, बताए गए हैं, और वो बहुत कारगर हैं। 3 तरीके हैं। पहला है अपने विचारों को लिखना, खासकर सुबह उठते ही। जैसे अगर कोई गायक बनना चाहता है
तो उसे लिखना चाहिए मैं एक प्रसिद्ध गायक हूँ। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। क्या इसमें एक खतरा नहीं है? क्या हमारा दिमाग इस तरह के झूठ को पकड़ नहीं लेता? ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता कि जो आप नहीं है वो आप लिख रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब चाहता हूं और हूं के फर्क में छिपा है। जब हम लिखते हैं मैं गायक बनना चाहता हूं, तो हम अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि हम उस लक्ष्य से दूर हैं, हम चाहने की अवस्था में हैं। अच्छा। लेकिन जब हम लिखते हैं मैं एक प्रसिद्ध गायक हूं, तो हम अपने दिमाग को एक मंजिल दे रहे हैं। ये खुद को धोखा देना नहीं है, बल्कि अपने अवचेतन मन को ये यकीन दिलाना है कि ये मंजिल संभव है और उसे इसी दिशा में काम करना है। मतलब ये उस पहचान को अपनाने जैसा है जिसे हम पाना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये नजरिया का फर्क है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है किसी भी अच्छी आदत के लंबे समय के फायदों को गहराई से समझना और उन्हें लिखना। मान लीजिए किसी को सेहतमंद खाने की आदत डाली है, तो वो इसके फायदों की एक लिस्ट बनाए। ज्यादा ऊर्जा, बेहतर नींद, बीमारियों का कम खतरा, साफ सोच, बेहतर मूड। जब इतने सारे बड़े फायदे साफ साफ दिखते हैं, तो एक चीज़बर्गर या कोक का पल भर का मजा अपने आप ही फीका और नुकसानदेह लगने लगता है। और तीसरा तरीका इसका ठीक उल्टा है, बुरी आदतों से दर्द को जोड़ना। बिल्कुल। अगर किसी को सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ने में मुश्किल हो रही है, तो वो एक पल शांति से बैठकर सोचे कि ये चीनी उसके शरीर के अंदर जाकर क्या क्या नुकसान कर रही है, कैसे ये उसके अंगों पर बोझ डाल रही है, कैसे ये भविष्य की बीमारियों की नींव रख रही है। जब दिमाग में उस चीज से इतना ज्यादा दर्द और नकारात्मकता जुड़ जाती है, तो उसके प्रति इच्छा ही धीरे धीरे मरने लगती है। तो ये सब दिमागी खेल है, अच्छी आदतों से खुशी को जोड़ना और बुरी आदतों से दर्द को। हाँ, और ये आदतें बनाना तब और भी आसान हो जाता है जब इनके पीछे कोई मजबूत वजह हो, कोई बड़ा मकसद हो। सही। क्योंकि बिना मकसद के अच्छी आदतें भी बोझ लगने लगती हैं। और यही हमें किताब के चौथे सबक पर ले जाता है। उद्देश्यहीनता एक अवगुण है। जेम्स आलन कहते हैं कि जब तक आपके विचारों के पीछे कोई बड़ा मकसद न हो, आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। और ये वो एहसास है जिसे कई लोग महसूस करते हैं। रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचना, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ। बिना किसी असली मकसद के रोज के दौड़ भाग में फंसना बहुत आसान है। उठो, काम पर जाओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। हाँ। डेविड फॉस्टर वालिस का एक मशहूर वीडियो है दिस इज वाटर, जो इसी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठकर खुद से बड़ी किसी चीज का लक्ष्य रखने की बात करता है। नहीं तो जिंदगी बस कटती है, जी नहीं जाती। तो सवाल उठता है कि अपना मकसद खोजा कैसे जाए। घर पे बैठे बैठे तो ये मिलेगा नहीं। लेखक माइकल अंग्स की सलाह है, बाहर निकलो और नई चीजें आजमाओ, कुछ नया सीखो, कहीं घूमने जाओ, नए लोगों से मिलो। हो सकता है किसी की सबसे बड़ी प्रतिभा किसी ऐसी चीज में छुपी हो जिसे उसने कभी आजमाया ही ना हो। सही बात है। बिल गेट्स का मकसद हर डेस्क पर एक कंप्यूटर पहुंचाना था। मार्क जुकरबर्ग का मकसद दुनिया को जोड़ना था। ये मकसद ही उनसे वो मेहनत करवाते हैं जो आम इंसान नहीं कर पाता। सवाल ये है कि किसी का अपना मकसद क्या है। और जब कोई अपना मकसद खोज लेता है, तो उसे ये भी समझना पड़ता है कि उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी की है। बिल्कुल। ये हमें 5वें सबक पर लाता है, जो सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। सबक है, इंसान खुद ही अपनी हालत बदल सकता है। हाँ, ये एक ऐसी बात है जो सुनने में चुभ सकती है, खासकर जब कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। किताब कहती है कि कोई भी ताकतवर इंसान किसी कमजोर की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो कमजोर खुद अपनी मदद के लिए तैयार न हो। हाँ, लेखक अपना एक अनुभव बताता है जिससे ज्यादातर लोग खुद को जोड़ पाएंगे। वो कहता है कि जब उसे इन किताबों से फायदा हुआ तो उसमें एक जोश भर गया कि वो हर किसी को ये ज्ञान दे। होता है ऐसा। लेकिन वो अपने दोस्त, मान लीजिए उसका नाम जॉनी है, को जबरदस्ती ये किताब नहीं पढ़ा सकता। वो उसे इसके फायदे बता सकता है, उसे प्रेरित कर सकता है, लेकिन आखिर में किताब खोलने और उस पर अमल करने का फैसला वो जॉनी का ही होगा। हाँ। तो इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? क्या हमें दूसरों की मदद करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना, उन लोगों पर समय बर्बाद करने से बचना जो बदलना ही नहीं चाहते, और उन पर ध्यान लगाना जो बदलाव के लिए तैयार हैं और मदद मांग रहे हैं। मतलब आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, उसे पानी तक ले जा सकते हैं, पर पानी तो उसे खुद ही पीना पड़ेगा। यह हमें सिखाता है कि मदद करने की भी एक सीमा होती है। और जब लोग उस रास्ते पर चलकर सफल हो जाते हैं, तब दुनिया उन्हें किस्मत वाला कहती है। हाँ, यही होता है।
और यहीं से हमारा छठा सबक आता है, जिसे हम उपहार या प्रतिभा कहते हैं। वो भाग्य का नहीं बल्कि प्रयास का फल है। बिल्कुल। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर कह देते हैं, अरे उसकी तो किस्मत अच्छी है या वो तो पैदा ही टैलेंटेड हुआ था। लेकिन ये सबक इस सोच को पूरी तरह से नकारता है। ये कहता है कि जिससे हम किस्मत समझते हैं वो असल में सालों की छिपी हुई मेहनत होती है। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा गैरी वाइनरचुक का है, जो आज सोशल मीडिया के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। तो जब वो मशहूर होने लगे तो स्कूल के पुराने दोस्त उन्हें ईमेल करके कहते हैं, गैरी यार तुम बहुत लकी हो। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि उन्हें ये सुनकर कैसा लगा होगा। हाँ, उनका जवाब शानदार था। उन्होंने हर ईमेल का जवाब दिया, एक बात साफ कर दूं, मैंने 14 साल की उम्र से हर हफ्ते के अंत में और हर छुट्टी में काम किया है। जब तुम लोग घूम फिर रहे थे तो तुम अपनी ये किस्मत वाली बात अपनी जेब में रखो। क्या बात है। संदेश साफ था। जिसे लोग ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, उसके पीछे हजारों रातें होती हैं। प्रतिभा पाने की शक्ति हर किसी में है, बस उसके लिए मेहनत करने का जिगर चाहिए। सीधा जवाब, कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन ये आज के हसल कल्चर की सच्चाई भी दिखाता है। और ये सारी मेहनत, ये मकसद की तलाश, ये संघर्ष आखिरकार हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें 7वें और आखिरी सबक पर ले जाता है, और वो है मन की शांति ज्ञान का एक सुंदर रत्न है। बिल्कुल। जेम्स एलन कहते हैं कि जो इंसान मन से शांत और स्थिर है, उसे हमेशा प्यार और सम्मान मिलता है। ये शांति रातों रात नहीं मिलती, बल्कि लंबे समय तक आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने से मिलती है। ये इस पूरी यात्रा का इनाम है। और इस शांति की असली कीमत मुश्किल समय में पता चलती है। किताब में एक बहुत ही असरदार उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि एक उल्का पिंड पृथ्वी को नष्ट करने के लिए तेजी से आ रहा है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ऐसे में लोग सलाह और सहारे के लिए किसके पास जाएंगे? उस इंसान के पास जो घबराकर चिल्ला रहा है, हे भगवान हम सब मरने वाले हैं। जाहिर है नहीं। वो उस शांत इंसान के पास जाएंगे जो सुकून से बैठकर कह रहा है, ठीक है स्थिति गंभीर है, लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा। आओ मिलकर सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सही बात है। विकट परिस्थितियों में शांत रहने की शक्ति ही असली ताकत है। जो मन से शांत है वही सही फैसले ले सकता है। क्या बात है। तो आज हमने जेम्स एलन की किताब के जरिए एक पूरी यात्रा की। पहला, हमारा मन एक बगीचा है जिसे हमें संवारना है। हाँ। दूसरा, हमारा शरीर उसी बगीचे के आदेश मानता है। तीसरा, हमारे विचार ही हमारी आदतें और हालात बनाते हैं। चौथा, इन आदतों को दिशा देने के लिए एक मकसद का होना जरूरी है। पांचवा, उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। छठा, जिसे दुनिया किस्मत कहती है वो असल में हमारी मेहनत का ही नतीजा है। और सातवां, इन सब का अंतिम लक्ष्य मन की शांति को पाना है, जो ज्ञान का सबसे अनमोल रत्न है। ये 7 सबक दिखाते हैं कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया को आकार देती है। बिल्कुल। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। ये किताब जैसा